नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, यानी हम कुछ ऐसी प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे जिससे हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। हमने 5 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा और उनको हमने काफ़ी विस्तार से समझा। आज की कक्षा में हम इन्हीं जो हमारी ये जो बाकी की जो प्रक्रिया हैं, उनको और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से जो दूसरी प्रक्रिया है, वो हमें अलग मिश्रण को अलग करने में कैसे मदद करती है। तो अब हम जो हमने लास्ट पढ़ा था डिजिटलाइजेशन, और मैंने समझाया था कि डिजिटलाइजेशन कैसे काम करता है। अब हम आगे के जो हमारी प्रक्रिया हैं, उनको और अच्छे से समझते हैं। अब आता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया आसवन प्रक्रिया के समान होती है, यानी जो हम बात कर रहे थे सिंपल डिस्टिलाइजेशन, उसके समान होती है। इसमें क्या अंतर होता है, बस हमें यह समझना है। सिवाय इसके कि यह एक भिन्नकरण स्तंभ का उपयोग दो या दो से अधिक उड़नशील तरल, यानी उड़नशील का मतलब होता है कि वोलेटाइल जो हमारे पदार्थ हैं, अलग करने के लिए किया जाता है, जिन्हें कथनांक अलग अलग होते हैं। यानी वोलेटाइल का मतलब है जो वेपराइज हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका वाष्पीकरण हो जाता है। यानी अगर आपके पास किसी तरीके का ऐसा मिश्रण है, उस मिश्रण में अलग अलग पदार्थों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हर एक टेम्परेचर पर जाकर जो है बॉइलिंग पॉइंट से उसको अलग कर सकते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 338 केल्विन है, और हमारे पास एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 329 केल्विन है, को भिन्न आसवन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। यानी इसको हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर सबसे पहले प्राप्त कर लिया जाएगा, उससे उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वाष्प मिल जाएगा, यानी एसीटोन का वाष्प हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या बचेगा? मिथाइल अल्कोहल बचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल और भारी तेल आदि को अलावा किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो पेट्रोल होता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, यानी जो हमारा कच्चा जो हमारा पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, तो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है अरब देशों से। फिर इस ये जो क्रूड ऑयल है, फिर ये जाता है रिफाइनरीज के पास। तो रिफाइनरीज क्या करती हैं? इस क्रूड ऑयल को गर्म करना शुरू करती हैं, ऊर्जा देना शुरू करती हैं। अब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसको अलग कर लिया जाएगा। डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसको उस क्रूड ऑयल से अलग कर लिया जाएगा। केरोसिन का अलग है, उसको अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद बाकी के जो हमारे अधिक दूसरी सामग्री हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। तो पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल की जो बनाने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन बोलेंगे, याद रखिएगा। तरल वायु आदि से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमृत गैसों और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम अलग करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को आप अलग कर रहे हो, नाइट्रोजन को अलग कर रहे हो, इनर्ट गैसेस को अलग कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रहे हो, किसमें से? लिक्विड एयर में से। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, अपने शब्द से ही है, इसका जो शब्द है ना, उसी से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला जो शब्द समझ में आना चाहिए, क्रोमा क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है रंग। जो क्रोमा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है रंग। तो क्रोमेटोग्राफी का अर्थ क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक मिश्रण के घटकों को उपयुक्त अवशोक में अवशोषित होने की दर में अंतर पर आधारित है। यानी जो क्रोमोटोग्राफिक है, जो टेक्निक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वह बेस्ड है हमारे कंपोनेंट्स और मिक्सचर्स का, जो हमारे एब्जॉर्ब्ड हैं किसी सुटेबल एब्जॉर्बेंट के अंदर। जैसे बहुत सारे हमारे क्रोमेटोग्राफी के टाइप होते हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसको स्तंभ या अवशोषण जो क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, या फिर उसके बाद पतली परत क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, उच्च दबाव तरल क्रोमेटोग्राफी, आयन आदान प्रदान क्रोमेटोग्राफी यानी आयन एक्सचेंज, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी के टाइप हैं, इन्हें आप याद रखना।
अवसादन और अपसारण यानी सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन क्या है? यह विधि तब उपयोग की जाती है जब एक घटक तरल पदार्थ होता है और दूसरा अवघन्य ठोस और तरल पदार्थ से भारी होता है। याद रखिएगा, एक तरल पदार्थ है, उसके अंदर जो दूसरा तरल पदार्थ है, या तो वह क्या है, देखिए अवघन्य ठोस, इनसॉल्युबल सॉलिड है और तरल पदार्थ से भारी होता है, और वो लिक्विड से यानी जो हमारा तरल पदार्थ है उससे हैवी होता है। जैसे कीचड़ और पानी, कीचड़ और पानी को हम कैसे करेंगे, सेडिमेंटेशन। और इसका एक और बहुत बढ़िया तरीका, पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मिट्टी डाल दीजिए, घोल दीजिए, अच्छे से घोलिए, और उसके बाद उस जो गिलास है, कांच का गिलास लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जो मिट्टी के सेडिमेंट है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप पानी को निकाल लीजिए। यदि कीचड़ युक्त पानी में कुछ समय के लिए एक बीकर में बिना हिलाए खड़ा रहने दिया जाए तो पृथ्वी के कण, मिट्टी और रेत के जो कण बात हो रही है, नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को स्पष्ट तरल पदार्थ को धीरे धीरे एक बीकर में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी उसको आप एक बीकर से दूसरे बीकर में ले आइए। इस प्रक्रिया को अपसारण कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या होता है, डिसेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन दोनों एक साथ किए जाते हैं। याद रखिएगा। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है अवस्था, यहाँ पर राज्य की बात नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पर लिखिएगा अवस्था। अवस्था में परिवर्तन की अवधारणा क्या हमारे कॉन्सेप्ट है। पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट, गलांकन। वह स्थिर तापमान जिस पर एक ठोस वस्तु सामान्य दबाव के तहत गर्मी को अवशोषित करके तरल हो जाती है, उससे ठोस वस्तु को गलांकन कहते हैं। बर्फ का गलांकन 0 डिग्री सेल्सियस है, सोडियम क्लोराइड का जो है 800 डिग्री सेल्सियस, यानी जो नमक है, जो आप जिस नमक की बात करते हो, जो आप खाते हो, इसको अगर आप मेल्ट करने जाओगे ना तो आपको 800 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और वहीं बर्फ को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री चाहिए। देख रहे हैं आप, एक नमक को इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो अब मेल्टिंग पॉइंट है क्या, जब जो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड में बदला जाता है, जब आप उसके ऊपर जो ऊर्जा है, ऊर्जा दे रहे हो, और जो हमारा जो उसके ऊपर जो दबाव है वो सामान्य दबाव है, यानी जो नॉर्मल प्रेशर के अंदर जिस ऊर्जा पर जाकर वह ठोस से तरल में परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया वह पदार्थ, उस पॉइंट पे, उस तापमान के उस बिंदु पे हम उसको बोलते हैं, यह इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलांकन पॉइंट है। एक पदार्थ का गलांकन एक निश्चित तापमान होता है, हर पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर एक पदार्थ में अशुद्धियां होती हैं तो उसका पदार्थ गलांकन काफी हद तक बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप क्या करिए, बर्फ और नमक के मिश्रण को जो है मिला दीजिए। देखिए अब समझिए, फ्रीजिंग मिश्रण का गलांकन -15 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे आपने क्या करा, आपने आइस और सॉल्ट का जो है मिश्रण ले लिया, यानी पानी, कैसे लेंगे आप, पानी में आपने नमक डाल दिया और उसको जमा दिया, तो फ्रीजिंग मिक्सचर जो हो गया, उसका जो फ्रीज होने का जो मिक्सचर हो गया वो -15 डिग्री सेल्सियस हो गया। जो पानी 0 डिग्री पे जो जम रहा था, अब वह -15 डिग्री पे जमेगा। वहीं अगर उस पानी को गर्म करेंगे तो जो पानी 100 डिग्री पे गर्म हो रहा था वह अब 120 या 130 डिग्री पे गर्म होगा। तो अशुद्धियां जब किसी पदार्थ में आ जाती हैं तो उसके गलांकन जो बिंदु है, जो गलांकन पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें फेरबदल हो जाता है। ये पॉइंट जो है याद रखना है आपको। अब हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, कथनांक जो पॉइंट है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वह स्थिर तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ सामान्य वायुमंडल दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी एक स्थिर तापमान पर हमने तापमान दिए जा रहे हैं किसी, हमने मान लो 0 डिग्री से शुरू करा, हमने ना गैस चालू कर दी और उस पर कोई हमने तरल रख दिया। अब किसी बर्तन में हमने तरल रख दिया और यहाँ से हमने उसको ऊर्जा देना शुरू कर दिया, तो एक बिंदु आएगा पानी के केस में, वह बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का।
यहाँ पर जो ये पानी है यह वाष्प में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। तो यह हर एक जो हमारा जो तत्व है उसके लिए अलग हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब तरल पदार्थ वायुमंडल का जो हमारा सामान्य वायुमंडल दबाव के तहत वाष्प में परिवर्तित होता है, तब हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस तापमान के बिंदु को। आगे बढ़ते हैं। ये लिक्विड, वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में जैसे देखिए वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का क्या है 78.3 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस किसका, क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है आपको। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझिए, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जहां जहां पर जो वायुमंडल दबाव है, वायुमंडलीय दबाव में कमी होने के साथ जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है कम हो जाता है। यानी वायुमंडल दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं मैं, अगर वह कम है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी कम होगा। वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीज विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये मैंने आपको बताया, अशुद्धियों के वजह से, चाहे वो गलांकन हो, चाहे वो कथनांकन हो, या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, यह घट बढ़ जाता है क्योंकि अशुद्धियों से यह प्रभावित करती हैं। अब आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक तरल को एक स्थिर तापमान पर एक तरल को आप क्या करेंगे, फ्रीज, उसको ठोस में परिवर्तित कर देंगे। यानी वह स्थिर तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ ऊष्म ऊर्जा देकर ठोस में बदल जाता है, ये जो ऊष्म ऊर्जा है ना, ये बाहर निकाली जा रही है उसमें से, आप नहीं दे रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, एक होता है हमारा एंडोथर्मिक, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। जब आप क्या कर रहे थे, मेल्टिंग यानी ठोस से तरल में जा रहे थे, तो आपने ऊर्जा दी। अब तरल से आप दोबारा ठोस में जा रहे हो तो आपको ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, यानी उसका जो टेम्परेचर है वह कम करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा पदार्थ को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, जब तरल हमारा ठोस में परिवर्तित होता है। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण, इवापोरेशन क्या होता है? द्रव को कमरे के तापमान पर उसकी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी द्रव, जो हमारा लिक्विड है, उसको आप क्या कर रहे हो, लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, जो यानी लिक्विड को आप वेपर में परिवर्तित कर रहे हो, उसको आप इवापोरेशन कहते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और इवेपोरेशन कभी भी हो जाता है। जैसे पानी है, अगर आप सर्दियों में भी पानी बाहर रखेंगे उसका इवेपोरेशन होगा। गर्मियों में इवेपोरेशन ज्यादा तेज होगा। वाष्पीकरण गर्मियों में ज्यादा होता है क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह ज्यादा होता है। सर्दियों में ये कम हो जाता है। लेकिन चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोनों में अंतर है, इवापोरेशन में भी अंतर है और बॉइलिंग पॉइंट में भी अंतर है। इसको आप समझिएगा। वास्तव में वाष्पीकरण के दौरान उच्च गति ऊर्जा वाले अणु द्रव्य की सतह से बाहर निकल जाते हैं। तो जो हायर एनर्जी होती है, जिसके अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमारा क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए शेष अणुओं की औसत गति ऊर्जा कम हो जाती है। तो जो बाकी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो गति ऊर्जा है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वाष्पीकरण के दौरान शीतलन होती है। इसीलिए जो वो तेज जो काइनेटिक एनर्जी थी, जिसके अंदर ज्यादा जो ऊर्जा थी, जो अणुओं के अंदर ज्यादा ऊर्जा थी, वो बाहर चले गए। अब वो बाहर चले गए, ऊर्जा ज्यादा बाहर चले गई, तो अंदर जो बचा वो बचा शीतल, ठंडा। तो इसलिए हमें शीतलन यानी ठंडा महसूस होता है, क्योंकि तरल पदार्थ का तापमान सामान्य गतिज संवेग के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है। यानी अगर आप कूलिंग, देखिए इवापोरेशन से कूलिंग के पीछे का रीजन यही है कि जो आपके हायर एनर्जी वाला जो पार्टिकल था, जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा थी, वह बाहर चला गया। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। यह जो
पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यह CDS एग्जाम, NDA एग्जाम, CAPF एग्जाम, ये 3 एग्जाम है जो यूपीएससी कराती है, और बहुत पहले सिविल में भी पूछा गया था। और बहुत ज्यादा जो हमारे स्टेट के PSC एग्जाम होते हैं, पब्लिक स्टेट कमीशन है ना, जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो उनमें भी ये पूछा जाता है, चाहे वो यूपी का हो, राजस्थान का हो। उसके साथ साथ रेलवे के एग्जाम हुए, SSC के एग्जाम हुए, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखा है कि वाशीकरण, इवोपोरेशन किन वजहों से बढ़ता है। सबसे पहला, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एक गिलास में पानी लीजिए और इसी पानी को एक बड़े से थाल में रख दीजिए, इवोपोरेशन इसमें ज्यादा होगा, वाष्पीकरण थाल में ज्यादा होगा, गिलास में नहीं होगा। तापमान में वृद्धि आप करेंगे, तापमान बढ़ा दीजिए, मैंने बताया था गर्मी में ज्यादा हो जाता है इवोपोरेशन, सर्दियों में कम होता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, आर्द्रता में कमी के साथ, तो जो आर्द्रता है यानी जो ह्यूमिडिटी है, अगर उसमें कमी होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, जो वेपर है वो कम हो जाएंगे, वाष्प कम हो जाएंगे पानी के, तो इसीलिए पानी जो है वाष्प जल्दी बनेगा। पवन गति में वृद्धि के साथ, अब कैसे, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से समझिए, पवन गति में वृद्धि कैसे। एक एरिया है, यहाँ पर तालाब है, ये तालाब है और ये पानी भरा हुआ है इसमें। अब ये यहाँ पर सूरज है, अब सूरज की वजह से इसमें इवोपरेशन हो रहा है, हवा आई, इस ये जो तालाब का ऊपर वाला एरिया था, इसमें क्या हुआ, नमी बढ़ गई, द्रवता बढ़ गई। अब जब तक ये एरिया खाली नहीं होगा तब तक ये जो पानी है इवोपरेट यानी वाष्पीकरण इसका नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाष्प है ये कहीं तो जाना है, उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो हवा आती है, इसको लेकर चली जाती है, और यहाँ पर फिर से क्या बच जाता है, यहाँ पर फिर से खाली एरिया आ जाता है, फिर दोबारा वो बढ़ता है। तो गति के तेज होने की वजह से भी वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। तो यह आपको चारों पॉइंट याद रखना है, सतह की वृद्धि में, तापमान की वृद्धि में, कमी किस में आनी चाहिए, जो आपकी द्रवता है, आर्द्रता है, आर्द्रता में कमी आनी चाहिए, यानी जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसमें कमी आनी चाहिए, और जो हमारा जो पवन गति है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतह घटना है, सतह पे होती है। यदि सतह क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़ा सुखाने के लिए रखते समय हम उन्हें फैला देते हैं, सिकुड़ते नहीं है, फैला देते हैं, जिसमें से जो पानी है वह वाष्पीकरण में निकल जाए। तापमान में वृद्धि के साथ अधिक संख्या कण वाष्प अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अदार्थ वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा है। तो अदार्थ क्या है, यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो हमारे जल की वाष्प है, जो वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं। देखा होगा समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हम चारों ओर की हवा को निश्चित तापमान पर अधिक से अधिक पानी की वाष्प नहीं रख सकते। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो चारों ओर जो हवा है वो एक निश्चित तापमान के ऊपर हम उसमें ज्यादा वाष्प नहीं रख सकते। यदि हवा में पानी की मात्रा पहले से अधिक है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जो वाष्प बन के जाएगा वो कहीं तो जाएगा, अगर वहां पर पहले से ही घिरा हुआ है तो वहां पर वाष्प ज्यादा नहीं जा पाएगा। हवा की गति में वृद्धि के साथ जल वाष्प का कण हवा के साथ दर चले जाते हैं, जिसके आसपास का वातावरण जल वाष्प की मात्रा कमी हो जाती है। इस प्रकार कपड़े एक हवादार दिन जल्दी सूखते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब हवा ज्यादा होती है तो कपड़ों से वाष्प निकला और हवा आई, उस वाष्प को अपने यानी उस द्रवता यानी जो ह्यूमिडिटी थी, जो जल की जो वाष्प थी उस एरिया में जो कपड़े के आसपास था वो लेके चली गई, खाली हवा, अब खाली जगह भर गया, अब दोबारा वाष्प बना, हवा दोबारा ले गई, बना दोबारा ले गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ज्यादा तेज जो होती है, जब हवा ज्यादा तेज होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा जल्दी होता है।
हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं। गर्मियों के दौरान हमारे शरीर के तंत्र के कारण हम अधिक पसीना छोड़ते हैं, जो हमें ठंडा रखता है। देखिए, परस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलना। तो हम परस्पायर ज़्यादा इसलिए करते हैं गर्मियों में, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो सके। तो हम उसमें से जो है हमारे जो हाई काइनेटिक एनर्जी वो हैं, अणु हैं जिनके अंदर गतिजत जो क्षमता है वो ज़्यादा है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है शीतलन महसूस होता है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान तरल पदार्थ की सतह पर कण आसपास के वातावरण या शरीर की सतह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर गर्मी शरीर की अवशोषित होती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है और आगे अपना एग्जाम में आएगी तो आप इसको लिख देंगे। सूती जो कपड़ा हमने पहना है, जो पानी के अच्छा अवशोषक होता है, यानी पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और पसीने को ये क्या करेगा, अवशोषित करने में मदद करता है। और देखिए, शरीर पे पसीना आया और सूती कपड़ा ने ये पसीना अपने पास रख लिया। ये तो खैर वुलन है, लेकिन सूती कपड़ा ने ये अपने पास रख लिया पसीना। अब ये पसीना जो यहाँ पर सूती कपड़ा में था, इसका वाष्प बन के निकल गया, यानी आसानी से वाष्पीकरण के लिए प्रदर्शित करता है। जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसोटीन यानी नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं, अरे ये देखिए, ये एक्सरसाइज जो है आप सभी को मैं बोलता हूँ करके देखिए। आप नेल पॉलिश रिमूवर लेके आइए, उसको अपनी हथेली पर रखिए, आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। और वाष्पीकरण होने की वजह से मैंने आपको बताया कि वो जो पार्टिकल्स जिनमें ज़्यादा एनर्जी थी वो चले गए। वो जो हमारे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हुए जो हमारे अणु थे वो चले गए, जिसकी वजह से वहां पर ठंडा महसूस होगा। तो कण हमारी हथेली या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकरण होते हैं। तो यानी हमारी हथेली से उन्होंने एनर्जी लिया, चले गए, जिससे हथेली ठंडी महसूस होती है। ऐसे ही जो कॉटन के कपड़ा है, जो पसीना है वो यही करता है। पसीना क्या हुआ, कॉटन के कपड़े में आ गया, अब उसने हमारे शरीर से ऊर्जा ले ली, यानी गर्मी निकाल दी, तो हमें ठंडा महसूस हुआ। और ऊर्जा लेके खुद वाष्प बन गए, यानी खुद जो है वेपर में बदल गए। आगे बढ़ते हैं। गर्म सूरज के दिन के बाद लोग छत पर या खुले मैदान पर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि पानी की बड़ी गुत ऊष्मा संवेदनशीलता गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है कि गर्मियों में क्या करते हैं, छत जो होती है उस पे पानी भर देते हैं और छोड़ देते हैं, या खुले मैदान पर पानी भरकर छोड़ देंगे। देखिए, पानी का एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करता है, पानी पानी ऊष्मा को सोख लेता है, यानी गर्मी को अपने अंदर सोखता है और फिर वेपोराइज होता है। तो आसपास की गर्मी को वो अवशोषित करेगा, यानी वो सोखेगा, उनको अपने अंदर लेगा, आसपास की गर्मी को अपने अंदर रख लेगा, फिर उस गर्मी की मदद से खुद ऊष्मा में बदल जाएगा। तो इसकी वजह से जो उसने आसपास से गर्मी ली, उससे क्या होगा कि दूसरा जो आसपास का एरिया है वह ठंडा हो गया। आपको ये बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, तालाब। तालाब या किसी पानी या किसी नदी के किनारे जाइए, आपको वहां पे तापमान हमेशा कम मिलेगा और जगह की तुलना में, क्योंकि जो पानी होता है वह आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और फिर वह अपना वाष्पीकरण करने लगता है। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर एक निर्धारित तापमान पर तरल के साथ संतुलन में तरल के वाष्प को द्वारा निर्मित दबाव पर वाष्प दबाव कहते हैं। यानी जो प्रेशर है, जो वेपर जो लिक्विड द्वारा, देखिए, प्रेशर exerted by the vapors of liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature, यानी जो निर्धारित तापमान पर जो तरल के साथ संतुलन बनाए हुए है, तरल के वाष्प को द्वारा निर्भर दबाव को वाष्प दबाव कहते हैं। याद रखिएगा, वाष्प वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, यह सबसे जरूरी बात है। वाष्प अलग था तो वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता था, यह अलग बात है, लेकिन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, इसकी प्रकृति और तापमान पर, इसके नेचर और तापमान पर यह निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष तरल पदार्थ का वाष्प दबाव जितना अधिक होगा, अणुओं में मौजूदा अंतराणु बल की मात्रा उतनी कम होगी। क्या बोला इसने, क्या हमने समझा कि
जो हायर वेपर प्रेशर होगा किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड वेसल इज लेसर विल बी मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी अगर इनका हायर वेपर प्रेशर है, यानी जो उनका वाष्प दबाव है जितना अधिक है, एक विशेष तरल का पदार्थ का वाष्प दबाव जितना अधिक होगा, तो उनके जो अणुओं में जो मौजूदा अंतराणु बल लग रहा है यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसकी मात्रा उतनी ही कम होगी। तरल पदार्थ का वाष्प दबाव तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो अब आपको मैंने बताया वेपर प्रेशर जो होता है वो अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। संघनन, अब कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। अब देखिए, अब आपने पानी को भाप में बदल दिया, वाष्प में बदल दिया। अब ये जो भाप बना हुआ पानी है ये पृथ्वी पर दोबारा लौटता है। कैसे लौटता है? बारिश से, बारिश की मदद से। जो बारिश होती है ना, बारिश कहाँ से? आसमान में पानी तो है नहीं, तो ये जो भाप बना, वाष्प बना पानी का, यह ठंडा होगा और नीचे आएगा। संघनन एक पदार्थ की गैसीय में तरल स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, यानी गैसियस जो अवस्था है किसी पदार्थ की, अब वो किसमें? तरलीय अवस्था में बदल रहा है। उसी प्रक्रिया को हम संघनन या ध्रुवीकरण कहते हैं, जो एक विशेष तापमान पर होती है। ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। तो यानी ये जो वाटर है, ये वेपर है, ये लिक्विड में कब बदलेगा? इसका एक टेम्परेचर फिक्स होगा। ठंडा करने पर गैस के कण अपनी गतिजा ऊर्जा खो देते हैं। तो ठंडा करने के अंदर ये जो इधर उधर भाग रहे थे ना कण, ये अपनी ऊर्जा खो देंगे और सब पास में आ जाएंगे। ये मैंने आपको शुरुआती कक्षा में बताया था। इसलिए कणों की गति धीमी हो जाती है और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब जो दूर दूर थे वो अब पास आ गए, और ज्यादा पास हो जाएंगे तो ठोस हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा पास आ गए जिसकी वजह से वह द्रवीभूत हो जाते हैं, यानी वह लिक्विड में बदल जाते हैं। इसलिए कणों की गति धीमी हो जाती है और वह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अंततः वह द्रवीभूत यानी लिक्विड जो है लिक्विफाइड हो जाते हैं। अब नोट क्या है, याद रखिएगा ये नोट। वाष्पीकरण की वक्त ऊष्मा या ऊष्मा ऊर्जा होती है जो 1 केजी द्रव्य को अपने क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर वायुमंडलीय दबाव में गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है? इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ऐसे याद रखेंगे आप, ये हीट एनर्जी है जो प्राप्त की जाती है 1 केजी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी जो 1 केजी लिक्विड आपने लिया उसको आपने गैस पे बदला 100 डिग्री के बॉइलिंग पॉइंट पे, तो कितनी आपको एनर्जी मिली उस बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, जब तक वो जो आपका 1 केजी लिक्विड था वो पूरा गैस में बदल गया। उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? संघनन की अव्यक्त ऊष्मा वह ऊष्मा ऊर्जा होती है, यहां से देखिएगा, वह ऊष्मा ऊर्जा होती है जो 1 केजी ठोस को उसके गलनांकन पर द्रव में परिवर्तन करने के लिए होता है। फ्यूजन से समझिए कि अब 1 केजी सॉलिड को आपने लिक्विड में बदला उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उस मेल्टिंग पॉइंट को मेंटेन रखने के लिए, उसको बराबर रखने के लिए जितना आपने उसको ऊर्जा दिया, जब तक वह 1 केजी ठोस किस में नहीं बदला? लिक्विड में नहीं बदला, उतनी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां आपका चैप्टर 1 होता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होगी। आने वाली कक्षा में हम अपने नए चैप्टर के साथ स्वागत करेंगे आपका। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए और निरंतर अभ्यास करिए और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।